हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये अमीन के कोर्स का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसे आपको जानना चाहिए, जैसे कि सिलेबस, कि भाई जो कोर्स हम करने के लिए जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब पता ना रहे, सिलेबस आप ना जान रहे हों और आप पढ़े जा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी का पहचान है, ये सिंपल सी फंडा है। इसीलिए क्योंकि आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छा ढंग से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे और साथ में क्रमबद्ध तरीका से सभी चीज़ों को सीख भी नहीं पाएंगे। ये सिंपल सी फंडा है, मतलब खिचड़ी बन जाएगा। इसीलिए सब्जेक्ट में बांटा गया है पूरे कोर्स को। हर सब्जेक्ट में भाई क्या क्या पढ़ेंगे ये सब, मतलब पहले से जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ भाई ये हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। आपका नॉलेज भी डीप होगा और क्रमबद्ध तरीका से होगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिलेबस जानेंगे और सिलेबस जानने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि भाई आप इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं तो भाई आप इस कोर्स के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में किस तरह से अमल कर सकते हैं। तो इन बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि अमीन किसे कहते हैं, अमीन का क्या दायित्व कर्तव्य होना चाहिए, ये सब थोड़े बहुत है चर्चा इस वीडियो में करेंगे। क्लियर, बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हमें ज़मीन नापना क्यों सीखना चाहिए, और एक और सवाल है अमीन अमानत सर्वेयर किसे कहते हैं, अमीन के कितने प्रकार हैं, अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको अमीन के कोर्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपके हाथ में कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। अच्छा खासा कॉपी ले लीजिए ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि जो आप अपने से नोट प्रिपेयर करेंगे ना उसको पढ़ने में कुछ मज़ा ही अलग लेवल का है, ठीक है। बाकी बात तो हम नोट देंगे ही देंगे, जैसे कि हर वीडियो का आपको PDF मिलेगा, साथ में जो हम आपको टाइपिंग नोट देंगे, साथ में हैंड राइटिंग नोट वगैरह भी देंगे। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। फिर भी आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि जो आप अपने से तैयार करेंगे नोट उसका मज़ा अलग लेवल का है, ये मैं आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले, और हाँ सारा चीज़ बता देते हैं हम आपको। देखिए, अगर आप कोर्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद होता क्या है कि एप्लीकेशन से आप हट के फिर एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में ही रहता है परचेस्ड कोर्स का ऑप्शन, ठीक है। परचेस्ड कोर्स यानी कि खरीदा गया कोर्स, तो उसी में क्लिक करना है। और क्लिक कीजिएगा तो ओवरव्यू का एक सेक्शन रहता है, कंटेंट कराता है, अनाउंसमेंट वगैरह, लाइव क्लासेस कराता है। तो कंटेंट वाला में जाना है, उसके नीचे सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिर लाइव क्लास वाला वीडियो अगर देखना है तो लाइव क्लास वाला सेक्शन में जाना है, वो देख लेना है, ठीक है। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन भाई 4-5 बार यूज कर लीजिएगा तो फिर आपको एकदम आरामदायक लगने लगेगा। उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है यूज करने का इस एप्लीकेशन को, ओके। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं सिलेबस, कि भाई इस अमीन के कोर्स में क्या सिलेबस है, हम किस तरफ से पढ़ेंगे, क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अमीन के कोर्स में कुल 6 सब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ पर 5 आपको दिख रहा है, जिसमें से गणित और ये जो सामान्य ज्ञान है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये 6ठा नंबर में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और नहीं होगा तो 6ठा नंबर यहाँ पर दे करके नीचे लिख ही देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये टाइपिंग में ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 6ठा नंबर है और यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान है, ओके। इसको यहाँ पर काट देते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको जो है हम थोड़ा सा वाइट से ही जो है मिटा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये काम मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस कोर्स में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे किश्तवार एवं पैमाइश के विषय में। पैमाइश कहने का मतलब मापी जोखी करना हम लोग सीखेंगे। और किश्तवार एक्चुअली सर्वे का पहला चरण है। मान के चलिए कि कोई गांव है, इसमें बहुत सारे रैयत हैं। क्या है? रैयत है, मतलब बहुत लोगों का यहाँ पर बहुत सारे जमीन है, ठीक है। बहुत तरह तरह का जमीन है। देखिए, जमीन का भी प्रकार होता है कई तरह का, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अभी एक ही बार में नहीं, एकदम धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। बस समझिए कि ये कोई गांव है, कोई मौजा है। देखिए, गांव को
मौजा भी कहा जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र में, सर्वे के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कोई मौजा है, इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे प्लॉट हैं यहां पर, मान के चलिए सर्वे हुआ है ना हुआ है, जो कुछ भी है, मान के चलिए यहां पर सर्वे होने के लिए जा रहा है, ठीक है। पहले से हो सकता है कि यहां पर सर्वे हुआ हो, ठीक है, और सर्वे अगर हुआ है तो यहां नक्शा तैयार होगा, मान के चलिए फिर से सर्वे होने के लिए जा रहा है। सर्वे ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो कभी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, 20 साल 50 साल में सर्वे होते रहता है, ठीक है। खैर बाकी बात, ये राज्य सरकार को दिया गया है अधिकार, तो राज्य सरकार जब चाहती करवाती है, नहीं चाहेगी नहीं करवाएगी, सिंपल सी फंडा है। तो यहां पर दोस्तों अगर यहां पर सर्वे करने के लिए जैसे ही यहां पर अमीन सब जो हैं कदम रखेंगे, यहां पर जो प्राथमिक क्रियाकलाप जो कुछ भी होगा वो सारा चीज किश्तवाड़ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सर्वे का पहला चरण जिसको कहते हैं, सर्वे के पहला चरण में क्या होता है, जो भूमि का वर्तमान स्वरूप है उसको किसी खास पैमाना पर, खास स्केल पर एक नक्शा तैयार किया जाता है। किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में क्या किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है। अगर सर्वे हुआ है तो वहां पर वो पुराना नक्शा हो जाएगा, फिर वहां पर एक नया नक्शा तैयार किया जाएगा। तो नक्शा तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया किश्तवाड़ के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, अभी बारीकी से चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी मोटा मोटी बता दे रहे हैं। तो ये हो गया किश्तवाड़। और पैमाइश करने का मतलब कि नापी जोखी करना, भाई बंटवारा किस प्रकार होगा, ये किस तरह से होगा, वो किस तरह से होगा, ये सब का भी जानकारी जो है हम इसी पहले सब्जेक्ट में दे देंगे आपको। क्लियर। अगर आपको गांव घर में जमीन नापी जोखी करने के लिए सीखना है तो फिर ये पहला सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इससे जो है एग्जामिनेशन में कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर के सवाल आएंगे किश्तवाड़ एवं पैमाइश से। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, अब किश्तवाड़ में क्या पढ़ना है ये भी थोड़ा बहुत आप जान गए होंगे, हालांकि बाद में बहुत गहराई से चर्चा करेंगे इस पर। भाई बहुत वीडियो, 30 40 50 वीडियो भी लग सकता है, तो फिर समझ में आ ही जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास खाना पूरी। खाना पूरी का मतलब यहाँ खाने वाला पूरी सब्जी नहीं समझना, ठीक है। खाना पूरी भी एक सर्वे का दूसरा चरण है, और इस चरण में क्या किया जाता है, खाना, खाना का मतलब खाली स्थान, और पूरी का मतलब पूरा करना, खाली स्थान को भरा जाता है। जैसे कि सर्वे का पहला चरण जो किश्तवाड़ है उसमें नक्शा तैयार किया गया। अब नक्शा तैयार किया गया भाई, उसमें बहुत सारे प्लॉट है, नदी है, तालाब है, फलना है, चिलना है। तो भाई प्लॉट नंबर वगैरह दिया जाएगा, मतलब जितने भी प्लॉट हैं उस वहां पर नंबरिंग किया जाएगा, जिसको हम लोग प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर कहते हैं। साथ में खेसरा फॉर्म भरा जाएगा, खतियान फॉर्म भरा जाएगा, पर्चा ये किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीजें मतलब कि कागजात वाले जो चीजें हैं वो सब खाना पूरी के अंतर्गत आ जाते हैं। कागजी प्रक्रिया इसी में शुरू हो जाती है, ओके। चलिए, और फिर तस्दीक बुझारत भी इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास चकबंदी। और हाँ, खाना पूरी से आता है कुल 50 अंक के सवाल, 50 अंक के सवाल, ओके। तीसरा सब्जेक्ट है हमारे सामने चकबंदी। चक का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, और बंदी का मतलब होता है घेराव करना। मतलब होता क्या है चकबंदी में कि भाई कोई एक व्यक्ति है, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, और उसका कुछ यहाँ पर जमीन है, कुछ यहाँ पर जमीन है, कुछ यहाँ पर है, मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह है, ठीक है। तो इस बेचारा को जिसका भी जमीन होगा 4 जगह, वो चारों जगह जाकर के उसको खेत आबाद करना होगा। सिंपल सी फंडा है, चारों जगह का टेंशन होगा। कहीं रहेगा एक ही जगह, लेकिन फिर अगर यहाँ रह रहा है तो तीनों जगह का टेंशन उसको सताए रहेगा कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो दिक्कतें हैं। तो उससे निपटने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसको हम लोग चकबंदी कहते हैं। मतलब जितने भी यहाँ पर जमीन है सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। मान के चलिए अगर इसको यहाँ पर सूटेबल हो रहा है तो ये जो यहाँ पर तीनों खेत हैं यहीं पर दे दिया जाएगा उसको, और जिसका जमीन यहाँ पर था पहले से उसको कहीं और दिया जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है, यानी छोटे छोटे जो चक हैं, खेत हैं, उसको बड़ा रूप दिया जाता है, ठीक है, अदला बदली करके। इस पर भी बारीकी से चर्चा करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है कैसे कैसे क्या होती है। तो ये सब जो हम पढ़ेंगे, और इससे आएगा टोटल 50 अंक के सवाल, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ओके। यहां तक समझ में आएगी। तो ये हो गया चकबंदी, क्लियर। चौथा नंबर है फील्ड बुक से नक्शा बनाना। देखिए दोस्तों,
होता क्या है, फील्ड बुक से नक्शा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का एक सब्जेक्ट है, समझिए। इसमें होता क्या है, जिस समय सर्वे होता है ना, जैसे किश्तवाड़ में क्या होता है, नक्शा तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन नक्शा तैयार करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है फील्ड बुक। होता क्या है, अमीन लोग जाते हैं जमीन पर सर्वे करने के लिए, और उस समय जो है उन लोग फील्ड बुक तैयार करते हैं। फील्ड बुक क्या है, अमीन का डायरी क्या है, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अभी मोटा मोटी अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, शायद समझ में आपको नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आ रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। बाकी बात, हर सब्जेक्ट के ऊपर भाई बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। तो फील्ड बुक रहता है, फील्ड बुक कहने का मतलब एक तरह समझिए कि कॉपी जैसा रहता है, ठीक है, इस तरह से लंबा करके रहता है और ऐसे करके ऐसे से पलटने वाला रहता है, और इसमें 3 कॉलम होते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब जमीन का नापी किया जाता है ना, ठीक है, तो उस समय फील्ड बुक उठाया जाता है, ठीक है, मतलब ऑफसेट ले लेकर के जो है यहाँ पर नोट किया जाएगा, और फिर डेरा में जाकर के यानी कि लेबोरेटरी में जाकर के अमीन लोगों है जो है वो नक्शा तैयार करते हैं। देखिए चेन सर्वे में होता क्या है ना, देखिए हम लोग चेन सर्वे का सिलेबस बात कर रहे हैं, हालांकि प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, वो सब भी इसी के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है चेन सर्वे में विशेष रूप से कि भाई फील्ड बुक तैयार करना पड़ता है, पहले फील्ड में जाकर के, उसके बाद में नक्शा तैयार होता है। ऐसा नहीं कि भाई फील्ड पर हम गए और वहीं पर नक्शा बना रहे हैं, नक्शा हाँ भाई इस तरह से खेत है चलो बना दिए, उस तरह से खेत है बना दिए, ऐसा नहीं होता है। फील्ड बुक तैयार करना पड़ता है, कैसे तैयार होता है फील्ड बुक से नक्शा कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर भी एकदम बहुत अच्छा ढंग से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो फील्ड बुक तैयार करके फिर नक्शा बनाया जाता है। तो इससे जो है कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 अंक के प्रश्न। ओके, 5वां नंबर में है गणित। गणित में जैसे हो गया मेंसुरेशन, कुछ बंटवारा का भी इसमें टर्म्स आ जाएगा, ठीक है, मेंसुरेशन विशेष रूप से यानी कि क्षेत्र मिति। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए गणित में क्षेत्र मिति और कुछ बेसिक जानकारी से संबंधित यहाँ पर पूछा जाएगा, इसको भी पढ़ाएंगे हम, और इससे भी जो है 100 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। ओके, और साथ में सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से भी जो है दोस्तों 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है भाई, थोड़ा सा देश विदेश का जानकारी रखना है, ठीक है, विशेष रूप से ज्योग्राफी में कि भाई भारत है, भारत में कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य का राजधानी क्या है, क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और आपके राज्य में कितने जिले हैं या आपके राज्य में कितने प्रखंड हैं, ये सब हो गया। तो ये सब का जानकारी जो है आपको होना चाहिए, और थोड़ा सामान्य ज्ञान पर भी ध्यान देना है, और ये भी 100 मार्क्स का रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तैयारी आपको करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, 100, 50, 50, ये 200 हुआ, 300, 400, 500, यानी कुल जो है 500 यानी 500 अंक के सवाल आएंगे, 500 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब इसमें आप जितना उठाइए 100 ही नंबर उठाइए, फेल हो जाइए, ठीक है, 100 नंबर उठाइएगा तो फेल हो जाइएगा। सब में 33% में क्या है, पासिंग मार्क्स है, यानी 100 का 33% मतलब 33 नंबर मोटा मोटी मानिए, 33 नंबर में पास है, 33 नंबर से जितना ज़्यादा उठाइए, जैसे 50 है, 17 3 51, 17 नंबर में इसमें पास है, 17 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए किश्तवाड़ एवं पैमाइश तो जानेंगे, साथ में हम लोग गणित को भी जानेंगे, ठीक है। गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमीन का कोर्स सही ढंग से पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छा आप अमीन बनना चाहते हैं, जमीन नापना सीखना चाहते हैं, तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे, ठीक है, साथ में किश्तवाड़ एवं पैमाइश को पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सिलेबस का जानकारी आपको हो गया होगा, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से तैयारी करना है वो धीरे धीरे आपको क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे। चलिए, अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल आ गया है, हमें जमीन नापना क्यों सीखना चाहिए। थोड़ा सा अपने सोचने का प्रयास कीजिए कि भाई जमीन नापना हमें क्यों सीखना चाहिए, क्या वजह है जिसके चलते हम सीख रहे हैं, क्यों सीखना चाहिए, सीख करके आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में आएगा कि कम से कम रोजगार तो जरूर मिल जाएगा, कुछ पैसे कमा लेंगे, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो भाई जमीन नाप करके तो भाई अपना
पेट तो चला सकते हैं, ये भी आ सकता है। कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि भाई हमारे पूर्वज के जो ज़मीन था या फिर जो मेरा ज़मीन है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, अमीन को लाता है अपने से जो है उसको खरीद लेता है और जो है ऐसे नापी ऐसे वैसे करके जो है हमारी ज़मीन पर चढ़ जा रहा है। मतलब आपसी विवाद है, कहीं आप फंसे हुए हैं और वो आपको एनर्जी दे रहा है कि आप ज़मीन नापने के लिए सीखें। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कई लोग ज़मीनी मामला में उलझे हुए हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि अगर हम ज़मीन नापना सीख जाएंगे तो शायद मेरा मैटर सुलझ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, साथ में समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है ज़मीन से संबंधित, उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए आप ज़मीन नापना सीखना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा जनरल रूप से हम लोग बात करते हैं कि भाई हमें ज़मीन नापना क्यों सीखना चाहिए। तो अभी जो हम बताएं वो तो खैर है ही, ठीक है, फिर से उसको चर्चा करेंगे ही करेंगे। देखिए आजकल है क्या ना, कोई ज़मीन है, मान के चलिए ज़मीन है और ये ज़मीन जो है किसी व्यक्ति का है, उसका नाम है श्याम, और ये जो ज़मीन है वो समझिए है 5 कट्ठा। ठीक है, अब बेचारा का हो गया 5 बेटा, तो ये ज़मीन बट गया 5 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5 भाग। पांचों बेटा को जो है बराबर बराबर बांट करके दे दिया। आपको क्या लगता है कि भाई ये सिंपल ज़मीन था, ऐसे से बांट दिया, क्या लगता है कि इतना आसानी से ज़मीन बट जाता है? नहीं बढ़ता इतना आसानी से। ज़मीन का बंटवारा इतना खतरनाक चीज़ है कि इसमें कई लोग उलझ जाते हैं, कई बार थाना कचहरी भी हो जाता है सही ढंग से नापी नहीं होने पर। 20 बार अमीन जा रहा है, कभी 4 कड़ी उधर चढ़ गया, 6 कड़ी इधर चढ़ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि इसलिए होती है ना, क्योंकि भाई हो सकता है कि इधर से सड़क हो तब तो ठीक ठाक है, अगर पूरा सीधा सीधी सड़क हो तब तो ठीक ठाक है, सबका सड़क में हिस्सा हो जाएगा। अगर इधर से सड़क हो भैया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसको हिस्सा मिलेगा, चूंकि इधर से अगर सड़क रहेगा तो इधर जिसको हिस्सा मिला है इधर भी सड़क, और मान के चलिए आप कहेंगे कि नहीं इधर भी सड़क हम निकाल देंगे, चलिए आप इतना ज़मीन को इधर आप सड़क निकाल दीजिए, लेकिन इसका ज़मीन ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा ना, इधर भी सड़क इधर भी सड़क, इसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और हिस्सेदार ये चाहते हैं कि अगर हम गड्ढा में हैं तो वो भी गड्ढा में रहे, हम अच्छा है तो वो भी मतलब गड्ढे में रहे। ठीक है, अच्छा मेरा जैसे तो ना हो पाए, मतलब कुछ भी, मतलब आप जान रहे हैं इस चीज़ को, अंदर से अनुभूति आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कुरीतियाँ अभी समाज में चल रही है। तो उतना ज़मीन नापना आसान नहीं है। हो सकता है कि इसी ज़मीन में कहीं पर कुआं हो और कुआं किसी व्यक्ति के जो है हिस्सा में पड़ जा रहा है, वो कहेगा कि हम फिर आने किसी को नहीं देंगे। समस्या है, सारा चीज़ सुलझाना पड़ता है, बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, सुलझाना पड़ता है। और ये सुलझाने का काम अमीन लोग तो करते ही हैं अपने स्तर से, परंतु यदि कोई व्यक्ति ज़मीन नापना सीख जाए तो अपने से दिमाग लगा करके काम कर सकता है ताकि किसी भी हिस्सेदार को दिक्कत ना हो। इसीलिए भी ज़मीन नापना सीखना चाहिए, क्योंकि आप भी हैं, आपके हो सकता है भाई बंधु होंगे, कभी न कभी भविष्य में बंटवारा होगा। अब बंटवारा यदि होता है तो हो सकता है कि आपको ऐसा जगह ज़मीन मिल गया, ऐसा जगह हिस्सा मिल गया कि बाद में आपको मतलब कि 2-3 साल बाद पता चला कि अरे यार ये तो हम बहुत जगह बुरा जगह में फंस गए। ठीक है, ऐसी सी बातें हैं यहाँ पर। तो वो ना हो, तो उससे बचने के लिए अगर ज़मीन मापना आप सीख जाइएगा ना तो अपने अधिकार के लिए ज़रूर लड़ेंगे। ठीक है, और आपको कोई ठग नहीं सकता, पहली बात तो ये है। और जिस तरह से ज़मीन का बंटवारा होते जा रहा है, अगर 5 बेटों में ये ज़मीन बट गया, 1 कट्ठा हुआ, 1 कट्ठा आप जान रहे हैं 1742 स्क्वायर फीट होता है, सारा कट्ठा धूर बीघा ये सब क्या चर्चा करेंगे ना, पानी पानी हो जाएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, पानी पानी हो जाएगा निश्चित रूप से, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, जिसका भी ये हिस्सा मिला है इसका भी 3 बेटा हो गया तो इसको भी 3 भाग करना होगा, ये भी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, इसको भी 3 भाग करना होगा, इसका भी और बेटा हो जाएगा तो इसको भी और भाग करना होगा। तो इस तरह से ज़मीन छोटे होते चले जा रहे हैं, बंटवारा करना पड़ रहा है, नापी जोखी करना पड़ रहा है, अगल बगल का कोई आदमी चढ़ जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कहीं पर कोई ज़मीन बेच रहा है तो उसको वहाँ पर निकाल करके देना है, आधा कट्ठा, पौन कट्ठा, 2 कट्ठा, कितना, 1 बीघा, जितना देना है निकाल के देना है। तो बहुत सारी उलझने हैं ज़मीन से संबंधित। और यदि हर आदमी ज़मीन नापना सीख जाए तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी विवाद होते हैं उसमें
कंट्रोल किया जा सकता है बहुत हद तक। क्योंकि आजकल आप लोग सुनते होंगे कि भाई जो कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं, अधिकतर मामले जो हैं प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग ही हैं, ज़मीन जगह धन दौलत ये सब के ही रिगार्डिंग आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग शिक्षित नहीं हैं, लोगों को पेपर देखने के लिए आ नहीं रहा है, उनको अपने अधिकार का पता नहीं है, इसीलिए वो लोग उलझ जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यदि एक छोटा सा प्राइस में अगर ऑनलाइन घर बैठे अगर इस कोर्स को अगर कोई आदमी कर लेता है और ज़मीन नापना सीख जाता है तो अपना तो भाई अधिकार के लिए लड़ता ही है, साथ में जो है आसपास में अगर कहीं गलत होता है तो वहाँ पर जो है किसी को सजेशन जरूर दे सकता है। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसमें जितना विचार करें बहुत कम है, ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको इसी तरह समझना चाहिए कि भाई हमें ज़मीन नापना क्यों सीखना चाहिए, अपने अधिकार से अपना अधिकार पाने के लिए, और भी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं। या फिर आपका कहीं पर उलझन होगा जिसके निपटवारा के लिए आप सीख रहे हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में सर्वे हो और उस सर्वे में आप थोड़ा पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं, सर्वे में आपको ठगा ना जाए इसलिए ज़मीन नापना सीखना चाह रहे हैं। और ज़मीन नापना सीख जाएंगे आप एक बार तो बहुत नॉलेज हो जाएगा, और ज़मीनी मामला में तो कोई आपसे ठग नहीं सकता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब में नोट लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझने की चीज़ है। ठीक है, ये सब समझने की चीज़ है, इसमें कोई ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस सब पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि पहला वीडियो है, क्या क्या बातें हैं वो सब थोड़ा समझना जरूरी था, इसीलिए क्वेश्चन को लिखा गए समझा दें। इसमें यहाँ लिखाएंगे नहीं कि आप नोट उतारेंगे उसको हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, कोई ज़रूरी इसका नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल चर्चा के लिए था कि ज़मीन क्यों नापना हमें सीखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो है आगे, और ये है अमीन, अमानत या सर्वेयर किसे कहते हैं, अमीन के कितने प्रकार हैं, अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंड सर्वेयर, या फिर हु इज लैंड सर्वेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं बारीकी के साथ, और इसमें हमको लिखाना पड़ेगा और आपको भी इसका नोट तैयार करना चाहिए। चलिए खैर, पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर अमीन लिखा गया है, अमानत लिखा गया है, क्या है, अमीन है, फिर अमानत है, सर्वेयर है, हालांकि लैंड सर्वेयर होना चाहिए, लैंड सर्वेयर, क्योंकि सर्वेयर बहुत तरह के होते हैं जिसमें एक लैंड सर्वेयर होता है, लैंड मतलब ज़मीन। ठीक है, तो यहाँ पर अमीन जो है ना, ये फेमस वर्ड है, और यह जो है एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों, यह एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द। और अमानत जो है यह एक उर्दू शब्द है। लैंड सर्वेयर ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये अंग्रेजी शब्द है। और इसी चीज को दोस्तों अगर हम हिंदी में कहें अमीन, अमानत या लैंड सर्वेयर को, तो ये होता है ईमानदार व्यक्ति। और ये किस में होता है, हिंदी में, हिंदी में अर्थ। ओके, आप अमीन कहिए, अमानत कहिए, लैंड सर्वेयर कहिए या फिर ईमानदार व्यक्ति कहिए, बात बराबर है, बस केवल भाषाओं का यहाँ पर फर्क है। अरबी भाषा में जो है यहाँ पर अमीन का प्रयोग किया जाता है, अगर उर्दू भाषा कहा जाए तो उसमें अमानत, अंग्रेजी भाषा में जो है लैंड सर्वेयर बोला जाता है, हिंदी भाषा में उसी को हम लोग ईमानदार व्यक्ति कहते हैं। हालांकि अमीन के नाम से फेमस है तो अमीन तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, बाकी बात अंग्रेजी शब्द लैंड सर्वेयर, हालांकि ईमानदार व्यक्ति केवल यहाँ पर अगर हम लोग हिंदी में लेकर के चलें तो ईमानदार व्यक्ति जो है, हर ईमानदार व्यक्ति ज़मीन नापने वाला नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो ज़मीन नापना नहीं जानते हैं, तो क्या उसको भी हम अमीन कहेंगे, नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए हम लोग सिंपल ही दूसरा भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, दूसरे भाषा का शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि जो हम समझ रहे हैं उस पर टिका रहे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं यहाँ पर।
अब दोस्तों अगर हम डेफिनेशन देखें तो भाई ईमानदार व्यक्ति आखिरकार यहाँ पर क्यों कहा गया है? देखिए जमीन जगह जो है ना, ये जो जमीन हो गया या घर हो गया, ये सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, अस्थाई प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग कहते हैं अचल संपत्ति, यानी जो चलता फिरता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपका घर जहाँ पर है, क्या उसका लोकेशन कभी चेंज हो सकता है? अगर आपका घर इलाहाबाद में है तो क्या वो कभी पटना आ सकता है? नहीं ना, वहीं वहीं रहेगा, जहाँ पर है वहीं रहेगा। या ज़मीन वहाँ से उठ के यहाँ आएगा? नहीं ना, वो फिक्स है, अपने स्थान पर टिका हुआ है और सदियों से टिका था और टिका रहेगा, ऐसे हम लोग जानते हैं। हालांकि भविष्य में क्या होगा, धरती क्या हो जाएगा, वो अलग बातें हैं, लेकिन भाई ऐसा तो होता नहीं है ना कि आज ज़मीन यहाँ है, खिसक करके हम लोग वहाँ चल जाएंगे, उसका वाला ज़मीन यहाँ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मतलब टिका हुआ चीज़ है, और जो टिका हुआ चीज़ है, जो अस्थाई है, जो अचल है, उसमें अगर कोई आदमी गड़बड़ी करेगा तो भाई वो चोर पकड़ा ही जाएगा। यहाँ पर सोना चांदी नहीं है कि चोरी कर लिए और उसको कहीं पर छिपा दिए तो छिप गया, ऐसा तो है ही नहीं। ये ज़मीन है, घर है, ये सब अचल संपत्ति है, आप कहाँ छिपाएंगे इसको? आप गलत नापी करेंगे तो वो तो पकड़ा ही जाएंगे ना, अगला आदमी आएगा देखेगा पकड़ा ही जाएंगे। ज़मीन आकर के कोई भी नाप सकता है। तो इसीलिए जो है विशेष रूप से ज़मीन जो अचल संपत्ति हो, जिस पर जिसको छुपाया नहीं जा सकता है, उस पर हमें ईमानदारी पूर्वक ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पैसा, सोना चांदी, मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं है जो आप चोरी करके कहीं पर घुसेड़ दिए। ठीक है, बातें समझ आ रही है ना? चलिए, तो अगर यहाँ पर अमीन का मतलब देखा जाए तो जो ज़मीन नापता हो, क्या करता हो, जो ज़मीन नापता हो, और केवल ज़मीन नापने वाला व्यक्ति को ही हम लोग एक कुशल अमीन नहीं कहेंगे, उसके साथ और भी कुछ गुण होना चाहिए। सिंपल सी फंडा, और भी कुछ गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अमीन का थोड़ा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अमीन, अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे जो किसी भूमि या भूखंड, जो लिखिए भूखंड को किसी खास पैमाना पर नाप दे। क्या बोला गया है? अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे जो किसी भूखंड को किसी पैमाना पर नाप दे और साथ में एक नक्शा या फिर इसी को आप नमूना तैयार कर दे। ओके, क्या बोला गया है? अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे जो किसी भूखंड को किसी खास पैमाना पर नाप दे और साथ में एक नक्शा यानी कि नमूना तैयार कर दे। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सी इसका डेफिनेशन। लेकिन इतने ही से आप कुशल अमीन बन जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके साथ आपको और भी जानकारी होना चाहिए, तभी आप एक कुशल अमीन बन पाएंगे और अपने क्षेत्र में अमीन के फील्ड में एक वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे। अमीन को दोस्तों यहाँ पर तो ये ठीक ठाक है, अमीन को कागजात, जमीन के कागजात भी देखना आना चाहिए। आप केवल जमीन को नाप करके, वर्तमान स्वरूप को नाप करके जो है आप नक्शा तैयार कर दिए, नमूना तैयार कर दिए, इतने से आप अमीन नहीं हो जाएंगे। आपको पेपर देखना भी आना चाहिए कि भाई जमीन का कौन सा
क्या पेपर है, खतियान क्या है, तो ये एरिया स्लिप क्या होता है, पर्चा किसे कहते हैं, रसीद कैसे कटता है, तो ये सब मतलब कि कागजातों का जानकारी आपको होना चाहिए, तभी, अदरवाइज नहीं। और देखने का मतलब केवल देखना नहीं, एक बच्चा भी देख लेगा, लेकिन देख करके समझना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर लिखते लिखते थोड़ा सा ऊपर दिशा की ओर चले गए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे दिशा की ओर कर देते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें हुई दोस्तों। और अमीन, ये तो कागजात देखना भी आना चाहिए, साथ में जो है वो तो हो गया, जमीन नापना आना चाहिए, समझौता करना आना चाहिए, समझौता, समझौता करना आना चाहिए। देखिए कई बार जो है ना, कोई अमीन जमीन नापने के लिए गया, नापी बेचारा वो ठीक ठाक कर रहा है, उसको लग रहा है कि ठीक नाप रहे हैं, सभी हिस्सेदारों को सही दे रहे हैं, लेकिन एक हिस्सेदार उसमें ऐसा भी है जो मानने को तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, मानना ना मानने वाला, उलझन पैदा हो जा सकता है वहाँ पर, ठीक है, ज़मीन बंटवारा के दौरान या ज़मीन नापने के दौरान या जो कुछ भी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत समझौता भी करना आपको आना चाहिए। हालांकि जब आप फील्ड पर नापी करेंगे ना, तो चूंकि आप एक अमीन हैं, आपको चुपचाप रहना ही ज़्यादा उत्तम रहता है। ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो फिर ज़्यादा फंसेंगे और हो सकता है कि आपके ऊपर भी लाठी चल सकती है, ऐसा भी कई जगह पर हो जाता है और हम देखें अपनी आंखों से, ठीक है। खैर, ज़्यादा तेज बनने का भी प्रयास नहीं करना है, लेकिन हाँ, समझौता करना आना चाहिए। अगर मान के चलिए आप किसी समाज में चले गए, वहाँ पर 20-30 आदमी बैठा हुआ, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस पूरा कम है, ठीक है, सामाजिक आदमी, और वहाँ पर जो है आप ही से अगर राय पूछा जाए कि किस तरह से बताइए अमीन साहब, किस तरह से क्या किया जाए, तो फिर आपको बताना होगा ना, ठीक है। तो समझौता करने के लिए आप जानेंगे, कानून नियम अगर आपको पता होगा तभी ना आप वहाँ पर समझौता कर सकते हैं। तो समझौता करना आना चाहिए, और समझौता करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो खुद आपको डेवलप करना है। आपको अच्छे से कागज़ देखना आना चाहिए, ज़मीन का अच्छा ढंग से नापी करना आना चाहिए, कुछ कानूनी जानकारी होना चाहिए, तभी ना आप समझौता अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए, तो अगला सवाल हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हो गया अमीन अमानत सर्वेयर किसे कहते हैं, उसका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है, पहला नंबर यहाँ पर सवाल का आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अमीन के कितने प्रकार हैं। तो अमीन के विशेष रूप से 2 प्रकार हैं, ठीक है। अमीन के विशेष रूप से मुख्यतः अमीन के 2 प्रकार है। उसमें से पहला है एक प्राइवेट अमीन, दूसरा है सरकारी अमीन। ओके, सिंपल सी फंडा है। मुख्यतः प्राइवेट मतलब निजी अमीन, और सरकारी अमीन। सरकारी अमीन आप तो जान ही जरूर, अंचल अमीन को भी हम लोग सरकारी अमीन कह देते हैं, ठीक है, जो अनुबंध पर जो कार्य कर रहे होते हैं ब्लॉक में, ठीक है, तो वो सरकारी अमीन है। और प्राइवेट अमीन जो गांव घर में रहते हैं और कहीं पर विवाद उत्पन्न हुआ तो उसको बुलाया जाता है, ज़मीन वगैरह नापी कर रहे हैं, वो निजी अमीन हो गए, ठीक है, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है। और प्राइवेट अमीन या सरकारी अमीन वैसे नहीं बनता, इनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास तो नॉलेज हो ही जाएगा ज़मीन नापी जोखी का, साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट भी रहेगा, तब जाकर के आप एक प्राइवेट अमीन बन पाएंगे। हम कई अमीन को ऐसा भी देखे हैं जो प्राइवेट अमीन है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। भाई, उसके नापी का आधार उतना मजबूत नहीं है। सिंपल सी फंडा, अगर कोर्ट वाला मामला आ जाएगा और एक अमीन है आप, इसका क्या प्रमाण है, और नहीं रहेगा तो आप फंसिएगा ना, अगर वैसा कोई आदमी करेगा तो इसीलिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आप कोर्स किए हैं उसका, ठीक है। तो प्राइवेट अमीन जो गांव घर में रहता है, आप जान ही रहे हैं, जो निजी अमीन है अपना कोई चार्ज रखता है, 1000, 2000, 5000 जो भी है, ठीक है। कई क्षेत्रों में हम देखें कि 4000, 4500, 5000 तक भी चार्ज रहता है एक दिन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितना फीस दे रहे हैं वो तो 1-2 दिन में निकल जाएगा, ये मुझे पता है। बाकी बात, इतना भी देने के लिए बहुत लोग मुकरते हैं, उतना भाई आसान नहीं है, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। और रह गई बात कि जब तक आप पैसा देंगे नहीं तब तक आप इस पर मुझसे जुड़े भी नहीं रहेंगे। अगर इसी कोर्स को हम 1500 में बेचूँ, ठीक है, तो हम तो डूब ही जाएंगे, साथ में जो है आप लोग भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं सीख पाइएगा। थोड़ा सा लगता है ना, वहाँ पर लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, ये बात
मैंने नोट किया है और अपने जीवन पर भी इसे लागू करके देखा है। फ्री का चीज़ फ्री होता है और जिसमें पैसा लगाए हैं वो पैसा वाला मतलब दिखता है कि हाँ भाई ठीक है। एक कहावत कहा गया है कि दूर का ढोल सुहावन लगता है, ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। चलिए खैर, तो एक प्राइवेट अमीन हो गया जो गांव घर में होता है, अपना चार्ज रखता है, वो काम करता है। और सरकारी अमीन हो गया, सरकारी अमीन को भी बुलाने के लिए हालांकि ब्लॉक में हमें कुछ फीस देना पड़ता है तब वो सरकारी अमीन आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अभी बताएंगे सरकारी अमीन कैसे आता है नहीं आता है, वो सब आगे चर्चा होगा, लेकिन अभी इतना आप समझ जाइए। ओके, चलिए अब आगे है अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए। अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए भाई? दायित्व मतलब उसको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, उसको समझौता करना चाहिए, उसको घूसखोर नहीं होना चाहिए, उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, ये सब उसका दायित्व है, उसका जो कर्तव्य है, ठीक है। अगर आप कहीं पर ज़मीन नापने के लिए जा रहे हैं, उधर से 1000-2000 दे दिया कि थोड़ा सा 2-4 कड़ी उसमें बढ़ाना है आपको, नहीं, कभी नहीं कीजिएगा। हम आपको पहले बता चुके हैं, ज़मीन घर ये सब दिखने वाला चीज़ है और ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। अगला आदमी आएगा और चोर पकड़ा जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बचने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोना वहाँ पर है भाई, थोड़ा सा काट करके हम उसको दे दिए, होने वाला है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जो कुछ भी है जैसा है वैसा ही नाप करके दीजिए। ज़्यादा अगर कोई पैसा देने के लिए है कि भैया दे दीजिए, लेकिन अगर वैसा संभव होगा तो करेंगे और नहीं संभव होगा तो नहीं करें, पैसे वो लीजिए और कामों मत कीजिए, जो है अपने ईमानदारी से कीजिए। तो ये सब कर्तव्य हुआ किसी अमीन का, ठीक है। एकदम ईमानदारी पूर्वक, पक्षपात नहीं करना है, ज़्यादा बोलना भी नहीं, उलझना भी नहीं, हिस्सेदारों के बीच लड़वाना भी नहीं। बहुत सारे ईमानदार ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि इन लोग को थोड़ा सा लड़वाते हैं, ठीक है, इसके कान में कुछ ये भर दिया, उसके कान में वो भर दिया, ठीक है। अब जो है दोनों हिस्सेदार ऐसे जगह, अच्छा वो ऐसा बोल रहा था, वो अच्छा वैसे, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गंदा चीज़ है, ठीक है। अमीन को ये शोभा नहीं देता है भाई। एक आप अमीन साहब बनने के लिए जा रहे हैं, साहब, ठीक है, आपको एक पदवी दिया जा रहा है और उस पद का अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब आप समझिए, ठीक है, और अपना दायित्व जो है, आपका जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही ढंग से निभाइए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। बस ध्यान में रखिए, ईमानदारी में ही सारा चीज़ आ जाएगा। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो अपने आप जो है घुसखोर ये सब काम, पक्षपात वाला ये सब कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब ज़्यादा इस वीडियो को खींचते भी नहीं हैं, ठीक है, इतने ही पर समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे पहला ही वीडियो में तो अच्छा बात नहीं है। लेकिन हाँ, आधा घंटा 1 घंटा के आसपास का वीडियो, आधा घंटा से तो प्लस हर वीडियो बनेगा, ठीक है, और 1 घंटा के आसपास जो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा जितना भी लगे उतना देर का वीडियो बनेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों पर बात किया, 3 टॉपिक के ऊपर बात किया। पहला था सिलेबस, दूसरा था हमें ज़मीन नापना क्यों सीखना चाहिए, और तीसरा था हमारे सामने कि अमीन अमानत सर्वेयर किसे कहते हैं, अमीन के कितने प्रकार हैं, अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए। तो ये सब समझ में आ गया होगा मोटा मोटी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करना शुरू करेंगे, एकदम डिटेल से। ये केवल आपको फंडामेंटल जानकारी देने के लिए आपको हम बता दिए हैं, ओके। और देखिए, अगर आपको अच्छा अमीन बनना है तो मेहनत करते चलिए, ठीक है, लगातार मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि आज क्लास छूट गया, अरे चलो ना कल देख लेंगे ना, अभी कल, अरे ना मतलब चलो ना 2-3 वीडियो एक दिन में देख लेंगे, अच्छा आज भी नहीं देख पाए, अच्छा अब संडे को सब वीडियो देख लेंगे। ये वाला बर्डन अपना बढ़ाते मत जाइए। जितना बर्डन बढ़ाइएगा, आप एक दिन में तो सारा वीडियो देख लीजिएगा, मान के चलिए संडे को दिन आप सारा वीडियो देख लीजिए, लेकिन भैया जो नॉलेज आपको रेगुलरली देख करके मिलेगा ना, वो आपको एक दिन में नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा होता तो हम अच्छा बुक, मोटा बुक भी एक ही दिन में पढ़ डालते, तो पढ़ने से कुछ होगा नहीं होगा। रेगुलर पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, तब जा कर के एक रिजल्ट अच्छा बनता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा बनता है। तो उस लेवल तक अगर आपको काम करना है तो फिर आपको मेहनत करना होगा, वो भी कंटिन्यूअसली। एब्सेंट नहीं करना है, क्लास करना है, रिवीजन करते रहना है। क्लास अगर नहीं होती है किसी दिन तो भी आपको रिवीजन करना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि अमीन के माइंड में हर चीज़ अपडेट होना चाहिए कि हाँ भाई 1 डिसमिल में इतना वर्ग मीटर होता है, 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, 1 कट्ठा में फलना वर्ग कड़ी होता है, ठीक है, क्योंकि कट्ठा, बीघा, धुर का मान अलग अलग जगह पर चेंज होता है, ठीक है, इसलिए हम स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। हालांकि मेरे यहाँ जो है 1 कट्ठा में 4000 वर्ग कड़ी होता है, हो सकता है आपके यहाँ ना हो। तो क्या मामला है, सारे ऊपर चर्चा करेंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आप फ्रीली सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, भी कंटिन्यूअसली ध्यान थोड़ा देना होगा, ठीक है। अगर अच्छा अमीन बनना है तो ज़्यादा दिन है नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।